चलो बातें बंद करो और इधर ध्यान दो। आपका टारगेट क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं आप मेरे पास? वाई आर यू स्टडिंग जीएसटी हियर? पता है आप लोगों का टारगेट क्या है? जीएसटी मिला ना एग्जाम्शन, वही हमारे अगले चैप्टर का क्या है, नाम। कितने पेजेस का मटेरियल है सीए फाइनल के लिए? 138 पेजेस का। तो इसको पढ़ के ही आएगा हमारा क्या, एग्जाम्शन इन जीएसटी। 60 प्लस मार्क्स लाने हैं ना, तो ध्यान से पढ़ो। कौन सा यूनिट? यूनिट नंबर 4। नाम क्या है इसका? एग्जाम्शंस फ्रॉम जीएसटी, मतलब जीएसटी से मुक्ति, जीएसटी से आजादी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो चलो, कैसे बांसुरी नहीं बजेगी जीएसटी की और किन किन केसेस में नहीं बजेगी, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसी गुड्स और ऐसे सर्विसेज जिसके सप्लाई पर क्या नहीं लगाया जाएगा, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, या तो लगाया जाएगा तो कितने परसेंट से लगाया जाएगा? 0%। तो ना के ही बराबर है ना, 0% इज एज गुड एज नथिंग। मेरा बेटा बोलता है हमेशा, पापा 0 मीन्स नथिंग। तो नर्सरी में पढ़ता है ना, तो उसको सिखाया गया है पहली बार मैथ्स का पहला लेसन क्या, 0। तो 0 मीन्स व्हाट, नथिंग। तो आइए देखते हैं जीएसटी में हीरो से 0 बनना है या 0 से हीरो बनना है, आपको तय करना है, ध्यान देना है। चलो लेट्स मूव अहेड, देख लेता हूं, रिकॉर्डिंग चल रही है। ऑल राइट, आइए क्या लिखा है। When a supply of goods and or services falls within the purview of charging section, किधर पढ़े थे चार्जिंग सेक्शन अपन ने? चार्ज ऑफ जीएसटी, यूनिट नंबर 3, सेक्शन नंबर 9 एंड 10। 9 फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज, 10 कंपोजिशन। तो भाई सब सेक्शन 9 के सेक्शन 1 में क्या चार्ज होता है? जीएसटी। 9 के सबसेक्शन 2 में क्या चार्ज होता है? जीएसटी। 9 के सबसेक्शन 3 में रिवर्स चार्ज के अंदर क्या चार्ज होता है? जीएसटी। 9 के सबसेक्शन 4 में रिवर्स चार्ज के ही अंदर पर कुछ लिमिटेड स्कोप के साथ क्या चार्ज होता है? जीएसटी। सेक्शन 10(1) में क्या चार्ज होता है? जीएसटी। किसके लिए? कंपोजिशन वाले के लिए। किस पे? गुड्स पे। सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2A में क्या चार्ज होता है? जीएसटी। किसके लिए? सर्विसेज के सप्लायर के लिए, बराबर है। कौन सी स्कीम में? कंपोजिशन स्कीम में। तो इनका क्या कहना है कि व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज फॉल विद इन द परव्यू ऑफ चार्जिंग सेक्शन, सच सप्लाई इज चार्जेबल टू क्या? जीएसटी। अगर वो सप्लाई है, अगर वो क्या है? सप्लाई है, प्लस चार्जिंग सेक्शन के अंदर भी आता है, तो ही उस पे क्या चार्ज होगा? जीएसटी। हाउएवर फॉर डिटरमाइनिंग द लायबिलिटी टू पे टैक्स, अब जीएसटी चार्ज होना अलग चीज है और लायबिलिटी टू पे टैक्स और भी एक क्या है? अलग चीज है। सब कुछ अलग है। सप्लाई होना मतलब उस पे जीएसटी लगेगा, ये पक्का नहीं है। चार्जिंग सेक्शन में भी आ गया तो जीएसटी लगेगा ही, ऐसा भी कहना सही नहीं है, क्योंकि उसे भी बाद में एग्जाम वगैरह किया जा सकता है। तो डिटरमाइन अगर आपको करना है कि लायबिलिटी टू पे टैक्स, वन नीड टू फर्दर चेक वेदर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ये भी आपको देखना पड़ेगा। सप्लाई भी है, चार्जिंग सेक्शन में भी आता है, और बाद में उसे सरकार ने क्या कर दिया? एग्जाम कर दिया। तो ये आपको देखना चाहिए। तो एग्जाम होगा तो आपकी क्या नहीं आएगी? उस पर लायबिलिटी नहीं आएगी। समझ रहे हो आप बात को? आगे देखो क्या लिखा। एग्जाम सप्लाई क्या होता है? फिर सप्लाई क्या होता है ये समझा? क्या हूं क्या की वर्ड्स है सप्लाई को डिटरमाइन करने में? गुड्स होने चाहिए या सब सर्विसेज? बाय अ पर्सन होना चाहिए, फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए, फॉर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो इतने सब की वर्ड के साथ ये तय होता है कि वेदर the transaction in that particular goods or services will be considered as supply or not। तो अल्टीमेटली ऑलमोस्ट हर चीज क्या है? किसी ना किसी स्वरूप में सप्लाई तो है ही, है ना। क्या सप्लाई नहीं है ये याद है आप लोगों को? किस चीज? रेमुनरेशन टू? ओ माय गॉड, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अच्छा, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। अप टू 50,000। देखना कितना कंफ्यूजन है तेरे को, मतलब ऊपर से नीचे तक तू सर्टेनिटी कम होना, अनसर्टेनिटी से ज्यादा भरी है। वैसे कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी 70% वाटर एंड 30% मटेरियल।
इधर तेरा अलग ही है, यू आर 30% कंफ्यूजन एंड 30% नथिंग। पानी की जगह कंफ्यूजन ने ले लिया। शांति रखो, कोई हड़बड़ाहट नहीं, गड़बड़ नहीं, आराम से पढ़ो, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, राइट। अपने आप से सवाल ये भी है कि पूछने चाहिए या नहीं पूछने चाहिए। शायद मैं तो बोलता हूँ बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सवाल अपने आप से करोगे तो वो क्या हो क्रिएट करेगा, कंफ्यूजन। सो कीप इट सिंपल। गांधी जी क्या कहते थे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अपना फंडा क्या है, हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग। सीधा सोचो, जितना जरूरत का है उतना ही सोचो। जितना ज्यादा सोचोगे अपने माइंड को क्या करोगे आप, कंफ्यूज करोगे। फिर हाथ में नहीं आएगा जीएसटी, छू होके चला जाएगा, फिर आप ढूंढते रह जाओगे। वो माय गॉड बहुत ही कठिन है। एग्जाम सप्लाई हैज बीन डिफाइंड एज अ सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज। एग्जाम सप्लाई भी सप्लाई होता है, एग्जाम सप्लाई भी क्या होता है, सप्लाई। और बोथ विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स। सुनो मेरी बात, जीरो रेटेड अलग चीज है और नील रेट अलग चीज है। जीरो रेटेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट, जीरो रेटेड का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट। और नील रेटेड मतलब ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी गुड्स जिस या ऐसी सर्विसेज जिस पे टैक्स तो लगता है पर कितने परसेंट से, 0% से, मतलब एज गुड एज नथिंग। तो क्या एग्जाम सप्लाई है जीएसटी की नजर में, ऐसे गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई जिस पे टैक्स रखता है कितने रेट से, नील रेट से, मतलब 0% से, और विच मे बी होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स। अब क्या फर्क है नील रेट और होली एग्जाम में। तो जब आप ऐसी एक चीज बेचोगे जिसपे टैक्स है नील रेट, मतलब कितना परसेंट, 0%, तो आपको यूनिट, उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी, और मान के चलो वो कितने 10,000 का आपका क्या बन रहा है, गुड्स या सर्विस का बिल, नीचे लिखना पड़ेगा आपको सी जीएसटी कितना परसेंट, 0%, और एस जीएसटी कितना परसेंट, 0%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये प्रॉपर केस है ये समझने के लिए कि व्हाट इज द एग्जैक्टली, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ जीरो रेट। देयर इज अ रेट ऑफ जीएसटी बट दैट रेट इज हाउ मच, 0%. And if you are selling the goods which are wholly exempted from tax, then you can issue the invoice like that, 10,000 and nothing, gross 10,000, net 10,000, before tax 10,000, after tax 10,000. Are you getting my point? अब जीएसटी दोनों को एग्जम्प्ट मानता है, जिसमें नील रेट लगता है और जिसपे एग्जम्प्ट भी है, मतलब जो होली एग्जम्प्ट है, एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल भी एक अलग चीज। अब उस पर क्या नहीं लगा, टैक्स ही नहीं लगा। फॉर एग्जाम्पल आज के तारीख में डीजल एंड पेट्रोल, ये क्या है, नॉन नॉन जीएसटी है कि नॉन टैक्सेबल। नॉन जीएसटी वर्ड आया ही नहीं अभी तक। क्या नहीं आया, नॉन जीएसटी वर्ड आपके पढ़ने में आया ही नहीं। तो चलो ठीक है, एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल क्या सप्लाई, पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। आगे क्या लिखा है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, यहीं पे क्लियर कर दी। कंफ्यूजन आना लाजमी था। नॉन जीएसटी, नॉन टैक्सेबल, नील रेटेड, जीरो रेटेड, सब वर्ड आपस में क्या है, कंफ्यूजिंग है। तो आपके लिए अगर लिखना हो, आपको एक्सप्लेन करना हो एग्जाम में, तो ये 3 कीवर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जाम सप्लाई, जिसमें आते हैं नील रेटेड सप्लाई, जिसमें आते हैं होली एग्जाम सप्लाई, और जिसमें आते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सब मिला के बनेगा जीएसटी के अंदर एग्जाम सप्लाई। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, मीन्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर सीजीएसटी एक्ट और अंडर IGST Act. Thus, under GST, supply not leviable to tax is also included within the purview of क्या, exempt supply. तो जिसपे जीएसटी ही नहीं लगता, इसको बोला जाता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। कुछ लोग इसको नॉन जीएसटी सप्लाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन। अब टैक्स का नाम क्या है अपने, जीएसटी, तो नॉन टैक्सेबल मतलब ही क्या हो गया, नॉन जीएसटी। Examples or supply not leviable to tax are alcoholic liquor for human consumption, specified petroleum products, namely petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, commonly known as a petrol, natural gas, aviation turbine fuel. तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या नहीं लगता, जीएसटी, तो वो क्या हो गया, नॉन जीएसटी सप्लाई, मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई। पेट्रोल, डीजल, हाई स्पीड डीजल और क्रूड पे क्या नहीं लगता, जीएसटी। अब किसको पावर है कि वो किसी भी चीज को, किसी भी एक्टिविटी को क्या कर सकता है, एग्जम्प्ट कर सकता है। आपको पावर है, मुझे पावर है, किसको है,
गवर्नमेंट को। पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी हैज बीन ग्रांटेड वाइट सेक्शन 11 ऑफ अ सीजीएसटी एक्ट एंड वाइट सेक्शन 6 ऑफ अ आईजीएसटी। अगर सप्लाई विद इन द स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, तो उस पर क्या लगेगा, सी और एस। इंटर स्टेट है तो क्या लगेगा, आई। तो अगर सप्लाई कोई भी टाइप का हो, इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट, तो अगर इसको टैक्सेबल नहीं बनाना है या इसको क्या करना है, एग्जाम, तो ऐसा करने के लिए किसी ना किसी को पावर होनी चाहिए, और ये पावर है ऐसा किसी ना किसी सेक्शन में लिखा हुआ होना चाहिए। तो वही सेक्शन है, कौन सा है, सेक्शन 11। देख रहे हो अपन स्टेप बाय स्टेप पर चल रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अब कौन से सेक्शन पे आए, 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड वाइट सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी। तो जो सेक्शन सीजीएसटी में होगा वैसा ही कोई सेक्शन किस में होना चाहिए, आईजीएसटी में। State GST law also contain the identical provision granting powers to exempt क्या, SGST। मतलब ना तो उस पे C लगेगा, ना तो S लगेगा, ना तो I लगेगा। अंडर जीएसटी क्या क्या एग्जम्प्ट होना चाहिए, तो कॉमन सेंस तो ये कहता है कि इसेंशियल गुड्स और सर्विसेज क्या होनी चाहिए, एग्जम्प्ट होनी चाहिए। दैट इज पब्लिक कंजम्पशन प्रोडक्ट सर्विसेज हैव बीन एग्जम्प्टेड। आइटम्स सच एज अनब्रांडेड आटा। अब आप चक्की से आटा खरीदते हो, बेचता है ना वो, छोटा सा अपना चक्की होता है किसी चौक में, मोहल्ले में, और वहां से हम क्या खरीद के लाते हैं, आटा। आशीर्वाद ब्रांड का और रामदेव बाबा का आटा नहीं, वो ब्रांडेड आटा है, जिसकी करिश्मा कपूर क्या करती है, रोटी बनाती है। मैदा, बेसन, अब ये सब कैसी चीजें है, ये तो एक इसेंशियल चीज है। बेसन से तो कितने बढ़िया पकोड़े बन सकते हैं, इसके बिना इंसान जी सकता क्या, नहीं। रोटी ना मिले तो चलेगा क्या, नहीं। मैदे से अगर समोसा बन सकता है और मैदा ही टैक्सेबल हो जाए तो हर समोसा क्या हो जाएगा, महंगा। और ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट है, अनब्रांडेड। अगर ये चीजें ब्रांडेड हो जाती है तो अपने आप में क्या हो जाएगी आगे चल के, टैक्सेबल। वो भी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में दिया है आपको। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको लगता है कि एग्जम्पशन मिलना चाहिए, उस पर टैक्स लगाने से आम इंसान को दर्द होगा, जैसी चीजें आटा, मैदा और बेसन। अनपैक्ड फूड ग्रेन्स। अनपैक्ड फूड ग्रेन्स मतलब आप चावल खरीदते हो, क्या खरीदते हो, गेहूं खरीदते हो, ये सब फूड ग्रेन्स है। ये पैक्ड होके आते हैं क्या ब्रांड के नाम के नीचे, नहीं। मिल्क खरीदते हो, ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड हो। दूध वाला भैया कोई ब्रांड लेके आता है क्या अपने घर पे, नहीं ना। एग्स खरीदते हो, अब कौन सी मुर्गी का अंडा है ऐसा आज तक कभी किसी ने पूछा क्या, नहीं, पर उसमें ब्रांडेड एग्स भी आते हैं। शाकाहारी अंडे, इसका मतलब है कि जो मुर्गी खुद शाकाहारी है उसने दिया हुआ अंडा, कौन सा अंडा होगा, शाकाहारी अंडा। कर्ड मतलब दही, लस्सी। फ्रेश वेजिटेबल्स, धनिया खरीदा और सोचो एक दिन इमेजिन करो, धनिया वाला बोलता है साहब जीएसटी लगता ना, सोचो ही मत ऐसा। अमोंग द आइटम्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम क्या, जीएसटी। फिर से बता दो कि विच गुड्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। दे विल नॉट आस्क यू, दे विल नेवर एवर ask you to mug up or remember the list of a goods or list of a services, और कि जिस पे क्या नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता। हाँ, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन या स्पेसिफिक एग्जाम्पशन को आपको याद करना पड़ेगा या पढ़ सकता है, जो अपन इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू सर फर्दर इसेंशियल सर्विसेज लाइक, थोड़ी मेरी आवाज ठीक नहीं है आज। हेल्थ केयर सर्विसेज, अभी आप कभी डॉक्टर के पास इलाज कराने गए हो, भगवान ना करे आपको कोरोना काल में जाना पड़े, पर विद अदर देन कोरोना कभी डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर आपसे कंसल्टेंसी फी लेता है 500 1000, वो तो कमा रहा है ना, उसकी तो क्या है, इनकम। इसको बोला जाता है हेल्थ केयर सर्विसेज। इस पे वो क्या चार्ज नहीं करता आपको, जीएसटी। अदरवाइज अगर उस पे 18% जीएसटी होता तो डॉक्टर बोलता मेरी फीस कितनी 1000 और उस पे 180 रुपीज का क्या लगेगा आपको, जीएसटी। तो महंगा पड़ जाता ना डॉक्टर के पास जाना, नहीं लगता। पर हाँ, मेडिसिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। आप जब दवाइयां खरीदते हो तो उस पर आपको क्या लगता है, जीएसटी। डॉक्टर के द्वारा दी गई सेवाएं क्या नहीं है, मेडिकल ड्रग्स का सेल नहीं है, उसे कहते हैं हेल्थ केयर सर्विस, उस पे फिलहाल एग्जम्पशन है। एजुकेशन सर्विसेज, कॉलेज में एडमिशन लिया, फीस भरी, नीचे कॉलेज वाले क्या चार्ज करके दे रहे, जीएसटी। अब एजुकेशन सर्विसेज में मेरी कोचिंग क्लास आती नहीं है, इधर एडमिशन लोगे, फीस पे करोगे, नीचे आपको 9% सी जीएसटी और 9% क्या लिखा हुआ मिलेगा, एस जीएसटी। इट इज अ डिफरेंट थिंग। ऑनलाइन खरीदते हो, आपका लोकेशन अगर
किसी अदर स्टेट देन महाराष्ट्र है तो उस पर क्या लगा हुआ मिलेगा, IGST। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो ऑल्सो हैव बीन एग्जम्प्टेड। तो ये एजुकेशन सर्विसेज कौन सी है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर एजुकेशन सिस्टम हमारी चलती है, मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट ग्रांटेड कॉलेजेस एंड सो ऑन। अभी मेरे को बोलोगे सर आपकी पेन ड्राइव में तो क्या लग के आया था, GST, तो मैं बता देता हूं, वी आर एजुकेशन बिजनेस, वी आर नॉट एजुकेशन सर्विसेज। It is important to note that exemption under GST may be provided in any of the following manner। अब ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, एग्जाम्शन कैसे दिया जा सकता है, जैसे एग्जाम्शन टू स्पेसिफाइड एक्टिविटी और क्या, ट्रांजैक्शन। पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगेगा, ये आपको बता देगी कौन, गवर्नमेंट। तो जिस दिन उन्होंने बोला नहीं लगेगा और जिस दिन से बोला है नहीं लगेगा उस दिन से उस पे GST कलेक्ट करना बेचने वाले ने उस गुड्स को या उस सर्विसेज को बंद कर देना चाहिए। जैसे समटाइम एग्जम्पशन इज प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज और स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, consequently the status of a supplier or recipient of the activity in the transaction या और the transaction become immaterial। फिर अगर एक बार इसमें एग्जम्पशन आ जाए पर्टिकुलर एक्टिविटी को, तो फिर आपका स्टेटस क्या है एज अ सप्लायर और आपका स्टेटस क्या है एज अ रिसिपिएंट, इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर चाहे वो सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, वो रिसिपिएंट GST में रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, क्या एग्जम्प्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने, स्पेसिफाइड एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन को ही पूरी तरह क्या कर दिया है, एग्जम्प्ट। अब कैसे हो सकता है, ये एग्जांपल अभी बस इलिस्ट्रेटिव है कि एग्जाम्पशंस कैसे कैसे प्रकार के हो सकते हैं। जैसे इन्होंने दिया कि सर्विसेज बाय, ये 2 से क्यों स्टार्ट हुआ है आई एम नॉट श्योर, एक कहां खो गया, सर्विसेज बाय वे ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न एज अ होल और इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ। देखो बिजनेस का मर्जर होता है तो एक गोइंग कंसर्न उसमें खत्म हो जाती है पर एक गोइंग कंसर्न बचती है। पर अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो पूरे बिजनेस का एज अ क्या, गोइंग कंसर्न, बराबर है, बिजनेस चलते रहेगा पर बिजनेस क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो अब कोई ना कोई तो चीज बिकी है, किसी ना किसी ने कंसिडरेशन पे किया है और किसी ना किसी ने कंसिडरेशन रिसीव किया है। पर बिजनेस अगर एज अ गोइंग कंसर्न आप ट्रांसफर करते हो, इसकी केस स्टडी भी देखेंगे अपन, एग्जाम में भी आई है और चैप्टर में भी दी हुई है, तो उसको इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को या ट्रांजैक्शन को GST में क्या किया गया है, एग्जाम। तो अगर आप आपका बिजनेस ही बेच रहे हो बट एज अ गोइंग कंसर्न, ये रहा मेरा फैक्ट्री, ये रहा मेरा ऑफिस, ये रहा मेरा सेटअप, ये रहा मेरा नाम, मैं चला आज से मालिक तू, तो आप तो कुछ ना कुछ लेके निकले वहां से, ट्रांस सप्लाई तो हुआ है, पूरे के पूरे बिजनेस का ही सप्लाई हुआ है, पर इसको बिजनेस ने क्या कर दिया गया, एग्जाम्प्ट कर। अब बिजनेस बेचने पे GST लगाओगे मतलब उसका जो कंसीडरेशन है वो जिसने रिसीव किया उसको उस कंसीडरेशन के साथ साथ क्या लेना पड़ेगा, GST। बट इसको एग्जाम्प्ट करना ही लॉजिकल था। बिजनेस तो बिकते रहते हैं एज अ गोइंग कंसर्न, बिकते कि नहीं बिकते। हल्दीराम का मालिक कौन है, नाम जानते हो आप लोग, शायद नहीं जानते हो, क्या पता अगर उसने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए तो हल्दीराम तो चल ही रहा है, तो बिजनेस ट्रांसफर हो गया एज अ व्हाट, गोइंग कंसर्न, उस पे GST लगेगा नहीं। तो इस तरीके से किसी स्पेसिफाइड एक्टिविटी को या ट्रांजैक्शन को GST में एग्जम्पशन दिया जा सकता है। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज क्या, रेसिडेंस। हिंदुस्तान में जितने भी घर आप देखते हो उसमें से ज्यादातर एक मिडिल क्लास फैमिली में ऊपर के 2 कमरे CA फाउंडेशन करने वाले स्टूडेंट को भाड़े से दिए जाते हैं, या CA इंटर के स्टूडेंट को या CA फाइनल के स्टूडेंट को भाड़े से दिया जाता है। आप भी जहां रह रहे होगे एज अ स्टूडेंट कहीं ना कहीं तो आप रेंटिंग पे हो, है ना। अब ये नहीं कि आपने वहां पे PG बना लिया ऑफिशियल, जहां ढेर सारे क्या रखे आपने, बच्चे, और या तो फिर आपने ऑटोमेटिकली उसको हॉस्टल नाम दे दिया या उसको कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पे लॉज नाम दे दिया, तो ये सब टैक्सेबल है। पर ऐसे ही जैसे मैं एक घर में रहता हूं, घर में 4 कमरे हैं, तो एक कमरा मैंने किसी को रेंट से दिया, उसको बोला जाता है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखोगे तो घर में आपके घर का कोई एक ऐसा हिस्सा जो कोई व्यक्ति ऑक्युपाइड करके अपने रहने और सोने की व्यवस्था वहां पे कर सकता है, इस पार्ट को आपके घर के मतलब आपके घर का कोई भी एक कमरा क्या कहला सकता है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। मैं भी पढ़ा, एक कमरा भाड़े से लेके रहा अपनी पढ़ाई के वक्त, तो इट वाज अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। तो ऐसा तो आप किसी भी गली से निकलो बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, मुलांकरता रूम भाड्याने देणे आहे,
लड़कियों के लिए रूम किराए से देना है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये ट्रांजैक्शन जो एक एज ए इंडिविजुअल करता है, अपने घर का ही एक हिस्सा किसी को एक कमरा भाड़े से वगैरह देता है, उस पे क्या नहीं लगता? जीएसटी। फिर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो घर का मालिक है उसकी अपनी शॉप भी है और उसके पास कौन सा नंबर है, जीएसटी नंबर। इस वाले रेंट पे वो क्या नहीं लेगा? जीएसटी नहीं लेगा, ऐसा स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। समझ में आ रही है? तो वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स कि किस किस टाइप के क्या हो सकते हैं एग्जाम्पशंस। वी आर स्टिल नॉट इनटू द डिटेल्ड लिस्ट ऑफ exemptions of a transaction or activity or goods or services. Exemption to specified supplier, कुछ खास सप्लायर कोई कि तू 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 सप्लायर है, तू सिर्फ सप्लाई कर गुड्स का या क्या सर्विस का, और सिर्फ पैसा ले गुड्स का या सर्विस का, उसके साथ क्या मत ले? जीएसटी मत ले, और हमें मत दे। ऐसा कौन बोलेगी? सरकार। तो ऐसा एग्जाम्पशन आपको या मुझे नहीं मिल सकता, या सरकार चाहे तो दे भी सकती है, क्या पता कल अगर निर्मला सीतारमण जी को लग जाए। दिनेश सर, फैंटास्टिक टीचिंग ऑफ जीएसटी, आपको एक नोटिफिकेशन लाके एग्जाम कर रही हूँ कि आप बस क्या बेचिए, अपने पेन ड्राइव लेक्चर्स भेजिए और उस पर क्या मत लीजिए? जीएसटी। तो बस खुश हो जाऊंगा मैं तो, पर ऐसा हो सकता है अगर वो चाहे तो, मेरे चाहने से नहीं होगा। एट टाइम्स एग्जम्पशन इज गिवन टू स्पेसिफाइड सप्लायर्स ओनली। फिर से बता रहा हूं, हम एग्जम्पशंस की लिस्ट पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि किस टाइप का एग्जम्पशन जीएसटी में हो सकता है। पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे, किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एक्टिविटी पे, या किसी स्पेसिफिक सप्लायर को भी एग्जाम किया जा सकता है। अब अगर सरकार बोले कि रामदेव बाबा को एग्जाम कर देता हूं, तो ये थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगेगा? नहीं, तुरंत दूसरे बाबा बोलेंगे हमने क्या पाप किया हम भी तो उतने ही पवित्र है जितने क्या है रामदेव बाबा। तो ऐसा है कि इसमें सरकार ने खुद को ही एग्जाम्पशन दिया है। देखो क्या लिखा, एग्जाम्पल, here the status of a recipient of the activities or transaction become immaterial। फिर ये ट्रांजैक्शन कौन सा है? आप सीमेंट बेच रहे हो, आप लोहा बेच रहे हो, आप किराया दे रहे हो, किराया ले रहे हो, आप सर्विसेज दे रहे हो, आप ब्रोकरेज कर रहे हो, आप कुछ भी करो, इसका कोई मतलब नहीं है। उस पर्सन को ही क्या है? एग्जाम्पशन है। तो वो पर्सन कुछ भी बेचे, आपको सपने बेचे या सच्चाई बेचे, उसकी बेची हुई किसी भी चीज पे आपसे वो क्या नहीं लेगा? जीएसटी। और किसे नहीं देगा? सरकार को। और वो व्यक्ति कौन है पता है? वो खुद सरकार है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, वेयर कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज डज नॉट एग्जिट क्या? 5,000। अब सरकार क्या अपने अलग अलग विभाग और डिपार्टमेंट के माध्यम से देश की जनता को, बिजनेस को और आम लोगों को और रजिस्टर्ड लोगों को अलग अलग सेवाएं देती है या नहीं देती? देती है। अगर उसमें कंसीडरेशन कितने से कम है? 5,000 से कम है, तो सरकार आपसे अपनी सेवाओं का पैसा लेगी, उस पे जीएसटी नहीं लेगी। क्या हो अगर सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई सर्विसेज की बात हो रही है, गुड्स की बात हो रही है क्या? नहीं। क्या हो अगर सरकार के द्वारा दी गई किसी सर्विसेज की कीमत कितने से ज्यादा है? 5,000 से। तो अभी के पढ़ने के हिसाब से तो उस पे क्या लगना चाहिए? जीएसटी। सरकार ही आपसे क्या लेगी? जीएसटी। और लेके किसको देगी? सरकार को ही देगी। सर्विसेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ क्या? इंडिया। अब ये सप्लायर अगर है आरबीआई किसी सर्विसेज का, तो वो सिर्फ सर्विसेज देगी, उस पे क्या नहीं लेगी? जीएसटी। फिर आप बोलोगे सर वो आरसीएम में पढ़ा था ना, ओवरसीज बोर्ड, तो वहां आरबीआई सप्लाई दे नहीं रही है, ओवरसीज बोर्ड कमिटी से सप्लाई ले रही है। और ऐसे केस में आरबीआई को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सेक्शन 93 में उस पे क्या भरना है? टैक्स भरना है। वो अलग चीज है। यहां पढ़ो, एग्जम्पशन टू द स्पेसिफाइड सप्लायर, देयर दे वेर द रिसिपिएंट ऑफ अ सप्लाई। तो ऐसे एग्जम्पशन दिए जा सकते हैं। अब आप केस जान गए, ऐसे एग्जम्पशन रामदेव बाबा को या मुझे मिल सकते नहीं है। ऐसे एग्जम्पशन सरकार किसको देगी? सिर्फ सरकार को ही देगी। एग्जम्पशन टू अ स्पेसिफाइड रिसिपिएंट हो सकता है, जैसे एक सप्लायर को स्पेसिफाइड ये है एग्जम्पशन है, तो वैसे ही रिसिपिएंट। अब ये रिसिपिएंट भी अपने आप में कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। क्या है देखो, in some cases exemption is given to the specified recipient only, here the status of a supplier। फिर सप्लायर कौन है इससे फर्क पड़ता नहीं है, कोई भी हो, आप हो, मैं हो, या कोई रजिस्टर्ड पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप हो या
कंपनी हो, कॉर्पोरेट हो। द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बिकम इमटेरियल, क्योंकि आपका जो रिसिपिएंट है वही जीएसटी से क्या है, एग्जम्प्ट है। तो आप उसको कुछ भी बेचो, फिर आप उसको कुछ भी बेचो, चाहे गुड्स बेचो चाहे सर्विस बेचो, चाहे सीमेंट बेचो चाहे सपने बेचो, चाहे सच्चाई बेचो चाहे प्लॉट बेचो, चाहे घर बेचो चाहे फ्लैट बेचो, चाहे गाड़ी बेचो या घोड़ा बेचो, आपको उनको बेचे गए चीजों पे सिर्फ उनसे चीज की कीमत लेनी है, उससे जीएसटी लेना नहीं है और सरकार को जीएसटी देना नहीं है, क्योंकि यहां कौन एग्जम्प्ट है, रिसिपिएंट एग्जम्प्ट। Services provided to central government, state government, union territory under any insurance scheme. Example है सिर्फ, under any insurance scheme for which the total premium is paid by the central government, state government या union territory. अब आप देखो, सरकार भी इंश्योरेंस कंपनीज को प्रीमियम पे करता है अपने देश की जनता की लाइफ को क्या करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। तो इंश्योरेंस है ऑन द लाइफ ऑफ राम, इंश्योरेंस है ऑन द लाइफ ऑफ राम, बट अंडर द गवर्नमेंट स्कीम द प्रीमियम फॉर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ राम हैज बीन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योरेंस कंपनी। बराबर है ना? तो मुझे बताइए, आप अगर प्रीमियम पे करते हो अपना खुद का एज ए इंडिविजुअल टू द इंश्योरेंस कंपनी, तो कौन किसे सेवाएं दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी आपको सेवाएं दे रहा है, और आप कौन है उन सेवाओं के रिसिपिएंट। कौन सी सर्विस रिसीव की आपने, इंश्योरेंस सर्विस रिसीव की, तो प्रीमियम पे आपको क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, क्योंकि एज अ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज आपको एग्जम्पशन नहीं है। पर अगर यही सेवाएं किसी इंश्योरेंस स्कीम के अंडर सरकार ले रही है, तो सरकार सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को उसका प्रीमियम देगी, उस पर जीएसटी नहीं देगी। वैसे भी इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, सरकार से ही जीएसटी लेगी और वापस किसको दे देगी, सरकार को ही देगी। खामखा डेबिट क्रेडिट बढ़ गए ना सरकार के बुक ऑफ अकाउंट में, जरूरत है क्या, नहीं। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच टोटल एक्सपेंडिचर इज बॉर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी। अब आप मुझे बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने एक दिन मुझे इनवाइट किया कि सर आपका जीएसटी का लेक्चर रखना चाहते हैं हम हमारे न्यू रिक्रूट्स रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए, तो उनका ट्रेनिंग सेंटर नागपुर में ही है। तो दे डू कॉल द गुड स्पीकर्स, गुड नॉलेजेबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द एक्सपर्ट्स टू ट्रेन देयर ओन स्टाफ। दे हैव द ट्रेनिंग अकेडमी देयर। तो जो भी यूपीएससी से पास आउट होकर कैडर आता है उनके लिए ट्रेनिंग आयोजित की जाती है, एंड दे डू पे द रेम्यूनरेशन टू दैट coach or tutor or mentor also. So as a registered person, I am providing the services to the government for the purpose of what, training program. Is that so? What I'm supposed to do, I'm supposed to raise my invoice of say 50,000 along with the 18% what, GST. At that moment what government will tell me, we are as a recipient of services are exempt to pay from the GST. So we are not liable to pay you the GST. So I will have to keep some document ready in this regard, and I will only collect my 50,000 rupees as a fees or charges and will not collect the GST, even though it will form part of what, my income statement. I will have to mention while filing my annual return that this service is provided to a person who is been specifically exempted from paying the GST as a recipient of a services. So this is again an example कि अगर आप सरकार को सेवाएं देते हो किसी किसके अंदर, ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत, तो फिर सरकार आपको क्या पे नहीं करेगी, जीएसटी। वैसे भी क्या फायदा, सरकार आपको जीएसटी देगी, आप वापस वही जीएसटी किसको दोगे, सरकार को। एग्जम्पशंस टू स्पेसिफाइड सप्लायर एंड स्पेसिफाइड रिसिपिएंट। अब कोई एक स्पेसिफाइड सप्लायर हो सकता है और एक स्पेसिफाइड क्या हो सकता है, recipient. Sometime exemption is given only when activities or transaction are carried out by the specified supplier or specified recipient. इसमें दोनों ही for a specified recipient, for a word, मतलब जो सेवाएं दे रहा है गुड्स को दे रहा है और जो सेवाएं ले रहा है या गुड्स को ले रहा है, ये दोनों ही स्पेसिफाइड होने चाहिए कि अगर तू देगा और तू लेगा, तू
देगा और तू लेगा, तो आपस में जीएसटी जीएसटी खेलने का नहीं। समझ में आ रही है बात? क्या है? सर्विसेज बाय द एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन टू पर्सन गवर्न अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। अब क्या है हमारे देश में, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी है, ये सेवाएं देती है किसको, पर्सन्स गवर्न अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो अगर आप एक एम्प्लॉय हो, कंपनी हो, और आपके यहाँ पे ढेर सारे एम्प्लॉय क्या करते हैं, काम करते हैं, तो एज अ कॉर्पोरेट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन देयर बिहाफ टू whom स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सो स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सबको सर्विसेज देगा, जितने भी मेंबर्स है उसके, इंश्योरेंस सर्विस देगा। अब ये जो स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ना, ये अपनी सेवाएं उन लोगों को भी देता है जो आते हैं कौन से एक्ट के अंदर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर। तो कम तीन है, एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में ढेर सारे वर्कर क्या करते हैं, काम करते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आपकी कंपनी इस कॉर्पोरेशन को क्या पे करती है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ताकि आपके कंपनी में कोई हादसा हो जाए, किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, या दुर्घटनावश किसी की क्या हो जाए, मौत हो जाए, तो उनके परिवार वालों को, या जिंदा है तो उनको इस कंपनी से, कॉर्पोरेशन से क्या मिले, इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड मिलना चाहिए। अब एज अ कंपनी, कौन सी कंपनी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आपको भी तो ढेर सारी क्या मिलती है, सेवाएं मिलती है, क्योंकि आप हो वो पर्सन जो गवर्न होता है इस एक्ट के अंदर। एज अ वर्कर आप इस एक्ट के अंदर क्या किए जाते हो, गवर्न किए जाते हो। अब क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो आपका एक हाथ टूट गया, तो अपने मालिक ने बोला कि ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास अपना क्लेम सबमिट कर दो, हमें मत बोलो, हमने आपका प्रीमियम भर दिया है, यहाँ हादसा हुआ है तो आप आपका जो भी नुकसान भरपाई है वो एज अ कंपनी हम नहीं देंगे, कौन देगी, इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ठीक है, उस केस में आपने एप्लीकेशन किया, कुछ फीस भरी, कुछ चार्जेस लगे, अब आपको सेवाएं कौन दे रहा है इन सब चीजों के बदले, कंपनी दे रही है, इसको एग्जाम्प्ट किया गया है। अब ये स्पेसिफिक एग्जाम्पशन, सर्विस देने वाला भी और सर्विस लेने वाला भी, इस टाइप से भी क्या दिया जा सकता है, एग्जम्पशन दिया जा सकता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे हमारे यहां पे लिस्टेड कंपनीज का, स्टॉक एक्सचेंजेस का बॉस कौन है, सेबी, वैसे सारे इंश्योरेंस कंपनीज को गवर्न करने के लिए जो एजेंसी है उसका नाम क्या है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। To insurers under the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act 1999। अब देखो ये केस क्या होगा, IRDA जो है वो लाइसेंस देता है किसी भी बिजनेस को भारत में इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए। तो IRDA है, IRDA के नीचे ढेर सारी क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज है, और इन ढेर सारे इंश्योरेंस कंपनी के नीचे भारत के 125 करोड़ जनता है जो इन कंपनी से प्रोडक्ट या सर्विस खरीदती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस सर्विस। तो फिर एक बार हुआ क्या कि मैंने, एक राम ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी एक्स लिमिटेड इंश्योरेंस कंपनी से, एक्स इंश्योरेंस कंपनी से, प्रीमियम भरता रहा भरता रहा भरता रहा, एक दिन इसके गोडाउन में फायर हो गया, तो इस बंदे ने क्लेम लॉन्च किया कि मेरा आग से क्या हो गया, नुकसान, और मुझे मेरे नुकसान के बदले में 20 लाख रुपए का कंपनसेशन मिलना चाहिए। कंपनी ने बोला फालतू बातें मत करो, 20 लाख नहीं 2 लाख रुपए बनते हैं आपके। अब एग्रीव्ड पार्टी कौन है यहाँ पे, पर्सन। अब क्या करेगा बेचारा, किसके पास जाएगा अपना दुखड़ा लेके, IRDA के पास। अब कौन किसे सेवाएं दे रहा है, IRDA सर्विसेज दे रहा है इंश्योरर को। किसको सर्विस दे रहा है, इंश्योरर्स को, जिसका क्या हुआ है, इंश्योरेंस हुआ है, उसके द्वारा दी गई वाली सर्विसेज के बदले में IRDA आपसे क्या नहीं लेगा, GST नहीं लेगा। सर्विस का चार्ज जो भी है कंसीडरेशन वो ले सकता है। समझ में आ रही है बात? In this chapter we shall discuss the power to grant exemption from GST under CGST Act or IGST Act, list of services exempt from GST in details and overview of goods exempt from the tax। तो services exempt from tax है, goods exempt from tax है,
उसकी भी एक जोरदार लिस्ट हमें पढ़नी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अगले 130 पेजेस। तो लगभग 3 से 4 दिन, मतलब 5 घंटे, 4 से 5 आवर्स का ये क्या चलेगा लेक्चर। पर आसान है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। टू रीड इट इन अ सिंपल टर्म्स एंड टू अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपल टर्म, कंपेरेटिवली काफी आसान चैप्टर है। नाम ही है क्या है उसका, एग्जाम्शन। और एक बार समझ में आ जाएगा तो सीए फाइनल एग्जाम में भी आपका क्या आएगा, एग्जाम्शन ही आएगा। किसमें, इनडायरेक्ट टैक्सेस में। देखो कैसा है, पावर टू ग्रांट एग्जाम्शन फ्रॉम टैक्स। ये पावर कौन से सेक्शन में दी गई है, 11 सेक्शन में। किसको दी जाएगी, गवर्नमेंट को। और कौन सा सेक्शन है, 6, कौन से एक्ट का, आईजीएसटी। कहता क्या है ये सेक्शन देखेंगे। सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 जो कहता है वेयर द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड। ये वर्ड ही अपने आप में एक मीथ है, गवर्नमेंट कभी भी सेटिस्फाई होती ही नहीं है, पर ठीक है। वेयर द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। जन कल्याण के लिए, जनहित में ये क्या है, जरूरी है। टू डू सो इट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन exempt generally either absolutely or subject to such condition as may be specified therein। therein मतलब किसमें, नोटिफिकेशन। ऐसा किया तो एग्जाम्ट है, ऐसा नहीं किया तो एग्जाम्ट नहीं है। जिन जैसी उनकी मर्जी, यथा इच्छा, जैसे सरकार को उचित लगे वो क्या दे सकता है आपको, एग्जाम्शन। किसमें दे सकता है, किसी पर्टिकुलर गुड्स को ही एग्जाम कर सकता है। फिर कोई भी बेचे और किसी को भी बेचे, कोई भी खरीदे और किसी से भी खरीदे, नहीं लगेगा जीएसटी, मतलब नहीं लगेगा। किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड सर्विस को एग्जाम करता है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता उसको देने वाला कौन है और उसको लेने वाला कौन। और बोथ और एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द होल और पार्ट ऑफ the tax leviable thereon with effect from such date as may be specified in the notification। अब ये exemption whole part पे रह सकता है या एनी पार्ट पे रह सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कि अगर एक ट्रक बेचा, आधे ट्रक पे क्या मत लगाओ, जीएसटी, और आधे ट्रक पे क्या लगाओ, जीएसटी। अगर आपने एक कोर्स बेचा तो 1 से लेके 10 चैप्टर तक क्या मत लगाओ, जीएसटी। 11 से लेके 25 तक क्या लगाओ, जीएसटी। जैसी सरकार की इच्छा। वैसे वैसे इसमें एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो है क्या, गुड्स एंड सर्विस। सरकार चाहे तो किसी गुड्स को या किसी सर्विसेज को क्या कर सकती है, एग्जाम। अगर वो गुड्स और सर्विसेज को एग्जाम कर सकती है तो किसको एग्जाम कर सकती है, where the government is satisfied that it is necessary in the public interest to do so, it may on a recommendation of a council by a special order in each case under circumstances of an exceptional nature to be stated in such order exempt from the payment of tax any goods or services or both which on which tax is क्या, leviable। पहले तो इन्होंने बहुत क्लियरिटी रखी है कि ऐसे गुड्स और सर्विसेज को पहले ही अलग कर दिया है जिसपे टैक्स लगता नहीं है। और ऐसा कर सकते हैं वो, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या नहीं लगाएंगे, टैक्स ही नहीं लगाएंगे पहले ही दिन से, जिस दिन से क्या आया है, जीएसटी। ऐसा पावर सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 देता है किसको, गवर्नमेंट को। पर अगर सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 में उसका उपयोग नहीं किया गया है और उस पर क्या लगा दिया गया है, टैक्स लगा दिया गया है, तो फिर आगे चल के भी उस पे टैक्स क्या किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है। कि भाई पहले इस चीज पे 12% टैक्स लगता था, पर हम चाहते हैं कि आज से इस पे कितना परसेंट टैक्स लगे, 0%, या इस पे बिल्कुल ही क्या ना लगे, टैक्स ना लगे। ऐसा भी सरकार कर सकती है और ऐसा कर सकती है, लगाए हुए चीजों पे भी बाद में एग्जम्पशन दे सकती है। ऐसा कहता है सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2। पर इसके लिए सरकार को क्या निकालनी पड़ेगी, एक स्पेशल ऑर्डर। और ऐसा वो तभी कर सकते हैं जब सर्कमस्टेंसेस कैसे हो, एक्सेप्शनल हो, और ये भी होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो ऐसा कब किया जा सकता है, अगर सरकार कल से बोले सैनिटाइजर्स पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी। तो काफी मांग उठी थी जब कोविड बहुत नया था, पीक पे था, और अपन भी पागलों के जैसे इवन चिप्स के रैपर पे भी क्या छिड़क रहे थे, सैनिटाइजर। बच्चों की डेयरी मिल्क पे भी पहले क्या मार रहे थे, सैनिटाइजर। फिर उसको साबुन से धो भी रहे थे, फिर उसको 2 दिन फ्रीजर में आइसोलेट भी कर रहे थे, और फिर बच्चों को क्या खिला रहे थे,
चॉकलेट खिला रहे थे। अब चलो, ऐसे वक्त में काफी मांग उठी थी कि कम से कम ऐसे समय में तो भी सैनिटाइजर्स पे क्या नहीं लगना चाहिए, जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो फिर बाद में सरकार ने मानी ही नहीं वो बात, और कभी सैनिटाइजर से जीएसटी हटाया ही नहीं। वो तब से लग रहा है तो आज तक लग रहा है। और सैनिटाइजर के अलावा एक चीज ऐसी है जिसपे गवर्नमेंट को मानना पड़ा, वो थे सैनिटरी पैड्स। तो जब नया नया जीएसटी आया था तो किस पे लगता था, सैनिटरी पैड्स पे लगता था। और वो जरूरी चीज है, मतलब कोई लग्जरी तो नहीं है ना, नेसेसिटी है। तो काफी लोगों ने मांग की कि भाई कम से कम इन चीजों पे तो क्या ना लगे जीएसटी, और बाद में सरकार ने उसको क्या दे दिया, एग्जम्पशन दे दिया। थर्ड क्या है, द गवर्नमेंट में इफ कंसिडर नेसेसरी और expedient to do so for the purpose of classifying the scope or applicability of any notification issued under section 1 or issued under subsection 2। 1 मतलब नहीं लगेगा, ये पहले ही बोल दिया। पहले बोला था लगेगा, बाद में बोल रहे हैं नहीं लगेगा। किसकी बात हो रही है, सबसेक्शन 2 की। इंसर्ट एन एक्सप्लेनेशन इन एनी सच नोटिफिकेशन और ऑर्डर एज द केस में बी बाय नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी एक क्या लाया जा सकता है, नोटिफिकेशन। एट एनी टाइम within 1 year of issue of notification under subsection 1 or order under subsection 2, and every such explanation shall have effect as if it has always been part of a first such notification or order as the case may be। कभी कभी क्या होता है, किसी चीज को एग्जम्प्ट करते वक्त आमतौर पे जनता ही चालबाज होती है। सरकार को एग्जम्प्ट करना था एक्स चीज को, जनता मान लेती है एक्स वाई और जेड। ये सरकार को कहना था स्पेसिफिकली एक्स पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी। सर लोगों को लगता है एक्स पे भी नहीं लगेगा, वैसा ही तो वाई है और उसका ही तो सग्गा जुड़वा भाई क्या है, जेड है। तो वो लोग मानते हैं कि एक्स पे भी नहीं, वाई पे भी नहीं और किस पे नहीं, जेड पे। फिर सालों साल बीत जाता, कलेक्ट करने वाला कलेक्ट भी नहीं करता और पे करने वाला पे भी नहीं करता, ना तो वाई सर्विस पे या वाई गुड्स पे या जेड सर्विस पे और जेड गुड्स पे। फिर सरकार को ध्यान में आता है, फिर काफी सारी ऐसी केसेस ध्यान में आती है उनके, अबे हमने एग्जाम किया था एक्स को, उसके जुड़वा भाई वाई को नहीं किया था, और उसकी जुड़वा बहन जेड को तो बिल्कुल ही नहीं किया था। फिर लोग बोलते ओ ऐसा कैसा, बोले नहीं नहीं हमारे पास पावर है, हम इसमें अब क्या, इस नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एक्सप्लेनेशन जारी करेंगे, और वो एक्सप्लेनेशन भी अपने आप में एक क्या रहेगा, नोटिफिकेशन। और तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलेगी, तुमने साल भर एक वाई और जेड को सप्लाई किया, सामने वाले से जीएसटी लिया क्या, नहीं। गवर्नमेंट को दिया क्या, नहीं। अब उनके पूछ के देखो कि हमने तो आपको वाई और जेड दे दिया था पर आपसे जीएसटी लिया नहीं था, तो मांगो उनसे। और फिर भी वो बोलते नहीं देते, तो भी तुम दो फिर अपनी जेब से उस पे क्या, जीएसटी। क्योंकि हम क्या मानते हैं कि ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन है ये ऐसा माना जाएगा कि वो पहले दिन जब ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया था वो तब से ही उसमें है। मतलब गलती करे कौन, सरकार। इंटरप्रिटेशन में गलती करे कौन, जनता। पर फाइनली कटेगा किसका, जनता का। इतनी पावर है किसके पास, सरकार के पास, कि अपने ही दिए हुए नोटिफिकेशन में वो बाद में क्या डाल सकते हैं, एक्सप्लेनेशन। अब भाऊ नहीं 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 नहीं, अब भगवान का भला है कि वो ऐसा ना बोल दे कभी, वो प्रिंटिंग मिस्टेक से एक्स वाई जेड हो गया, वैसे हम सिर्फ क्या लिखना चाहते थे। ऐसा केस आज तक आया तो नहीं है, पर शायद लीगल मायने में देखो तो जज साहब को सरकार बोल सकती है, हमको पावर है कानून में कि हम बाद में भी क्या इशू कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन टू जस्टिफाई अवर previous notification from the retrospective date where the previous notification were come into the force। जस्ट आप बोलेंगे सेक्शन 11 का सबसेक्शन 3 तो यही करता है, आप कुछ भी कर सकते हो, वो स्त्री है वो तो कुछ भी कर सकती है। Explanation for this purpose of this section where an exemption in respect of any goods or services or both from the whole or part of a tax leviable thereon has been granted absolutely, the registered person supplying such goods or services or both shall not collect tax in excess of a effective rate on such supply of goods or service on both। तो अगर रेट 0% है तो आपको 0% से ऊपर क्या नहीं लेना है, उस पर टैक्स नहीं देना है। तो भाई एग्जम्पशन देने वाले 3 सेक्शन है। पहला आप पहले ही बता दीजिए इन इन चीजों को क्या करते हैं हम, एग्जाम। 11 टू पहले टैक्स लगता था, अब हम चाहते हैं जनहित में कि इस पे क्या ना लगे, टैक्स। फिर इन सब चक्कर में अगर आपसे क्या हो जाती है कोई गलती, तो फिर आपकी ही बात सही है
ऐसी पावर सरकार को कौन सा सेक्शन देता है? सेक्शन 11 का सबसेक्शन 3। मतलब बॉस इज ऑलवेज राइट। एनालिसिस करेंगे इसका। एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स। जीएसटी लॉ एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस may be to grant exemption from tax. The exemption is granted on a recommendation of a GST council. मतलब स्टेट भी अपनी मनमानी करेगा क्या? नहीं, स्टेट को भी कौन रिकमेंड करेगा? जीएसटी काउंसिल। स्टेट लॉ और लॉ मेकर भी अब किससे बाउंडेड है, बाइंडिंग है किसके अंडर? जीएसटी काउंसिल के अंदर। उन्होंने खुद ही ऐसा साइन करके दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया है? अमेंडमेंट। तो वैसे देखा जाए तो अपने अपने स्टेट को अब अपनी मनमानी करने का भी कोई अधिकार नहीं है। They will act, they will change, but on the recommendation of GST Council. And if one state has to act, all other state will have to act. And even if all the states are acting and one state does not want to act, they can't do so. वैसे तो जीएसटी काउंसिल का ये क्या है? रिकमेंडेशन ही है, बाइंडिंग नहीं है। पर वो रिकमेंडेशन एज गुड एज आज की तारीख में क्या है? ऑर्डर ही है। करना है मतलब करना। एग्जम्पशन कैन बी फ्रॉम होल ऑफ द टैक्स और पार्ट ऑफ अ टैक्स। या तो पूरा ही टैक्स मत भरो, या तो आधा भरो और आधा मत भरो, या तो पूरा ही कलेक्ट मत करो, या तो आधा ही कलेक्ट करो और आधा ही भरो, कुछ भी हो सकता है। या तो आधा ही कलेक्ट करो और कुछ भी मत भरो, या तो पूरा कलेक्ट करो और कुछ भी मत भरो। और सरकार की मर्जी है, देखो एज दे डीम फिट ऐसा लिखा हुआ। तो किसी भी प्रकार से क्या दिया जा सकता है आपको? एग्जाम्पशन दिया जा सकता है। अब आपको एग्जाम आपके आने तक, आपकी एग्जाम आने तक कौन से एग्जाम्पशंस है इतना आपको याद रखना है, ताकि आपको क्या आए? एग्जाम्पशन है। तो आपका एग्जाम आने तक कौन से एग्जाम्पशन है ये आपको याद करना है, ताकि आपको क्या आए? एग्जाम्पशन आए जीएसटी में, इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर में। एग्जाम्पशन कैन बी फ्रॉम होल और पार्ट ऑफ टैक्स। एग्जाम्पशन कैन बी ग्रांटेड बाय नोटिफिकेशन और बाय द स्पेशल ऑर्डर। नोटिफिकेशन 11(1) में आएगा, स्पेशल ऑर्डर आएगा 11(2) में। Exemption can be granted to goods or services or both by specified description by way of a issuance of a notification, either absolutely, that is unconditional exception। मतलब इसमें कोई कंडीशन if but है ही नहीं, नहीं है इस पे टैक्स मतलब नहीं है। बराबर है ना? जैसे कि धनिया, ककड़ी, गोभी, आलू, इस पे नहीं है मतलब नहीं है। मिर्ची पे नहीं है मतलब नहीं है। फिर चाहे वो मिर्ची मुकेश अंबानी, गौतम अडानी को ही क्यों ना बेचे, उस पे नहीं है मतलब नहीं है। वो धनिया भले रामदेव बाबा ने सदगुरु को क्यों ना बेचा हो, बड़े बड़े लोग हैं, फिर भी इस पे नहीं है मतलब नहीं है। चाहे वो मिर्ची सरकार ने ही किसानों को क्यों ना बेची हो, या किसानों ने ही सरकार को क्यों ना बेची हो। या फिर ये एग्जाम्पशन हो सकता है कैसा? कंडीशनली, जो कंडीशन सरकार को उचित लगे वैसी डाली जा सकती है। कुछ भी डाल सकते हो। दोपहर को 12 बजे के बाद बेचा तो लगेगा, और 12 से पहले बेचा तो नहीं लगेगा। ब्रह्म मुहूर्त में बेचो धनिया, सुबह 5 बजे से लेके तो 6 बजे तक, तो क्या नहीं लगेगा? जीएसटी नहीं। मतलब ऐसे है ही नहीं, उल जुलूल कुछ भी नहीं है कंडीशंस। और कुछ कुछ कंडीशन सच में उल जुलूल ही है। जो कंडीशन पढ़ोगे ना तभी समझ में आएगा, और पढ़ने के बाद तो ये भी समझ में आएगा कि हमको होना ही नहीं है एग्जम्पशन। क्यों एहसान कर रहे हो हम पे? हम क्या भर देते इस पे? जीएसटी भर देते हैं। That is exemption subject to a specified conditions. Exemptions may be granted by a special order in case of a circumstances of an exceptional nature. बहुत ही exceptional nature है तो ही उसके लिए क्या निकालो? स्पेशल ऑर्डर निकालो, नहीं तो सिंपल नोटिफिकेशन विल हेल्प यू, नो प्रॉब्लम। द एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल एग्जेम्पशन इज मैंडेटरी इन नेचर, where such supply of goods or services are both unconditionally exempted from whole of the tax, the registered person doesn't have an option to collect or pay the tax on such supply of goods or services or both। अगर उस पे एग्जम्पशन है तो आपको करना ही नहीं है उस पे क्या? टैक्स। और उसके बावजूद भी टैक्स लिया तो देन यू आर डूइंग ऑफेंस। बोला ना हमने इसको एब्सोल्यूट क्या है? एग्जम्पशन। जब बोला है नहीं लेना है तो नहीं लेना है, उसके बाद तुम बोलोगे मैं तो भला ही कर रहा था ना, टैक्स लेके किसको दे रहा था? सरकार। बोले कोई जरूरत नहीं है आपके उपकार की हम पे, सरकार अपनी भलाई खुद करना जानती है, तो नहीं करने का। नहीं तो फ्रॉड ही है ना वो, जिस चीज पे सरकार ही बोलती है कि क्या मत लो टैक्स, आप उसको बेच के लोगों से क्या रहे हो? टैक्स। जाहिर सी बात है सरकार को तो दोगे नहीं, पकड़े जाने पे क्या बोलोगे?
मैं तो सरकार के लिए ही कर रहा था ना साहब, इतना टैक्स क्यों लिया, ताकि मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेट फी के साथ, इंटरेस्ट के साथ किसको दे दूं? सरकार को। हे मैं तो देने के लिए तैयार हूं। बोले रुक बेटा, तू इतना भोला मत बन। तो सीधी बात है भाई, ध्यान में रखना। अगर आप आपके क्लाइंट किसी ऐसे बिजनेस में है जो एक ऐसी चीज बेच रहा है जिसको अनकंडीशनली एग्जाम किया गया है, गलती से भी आपके बिल में उस पे क्या लगना नहीं चाहिए, जीएसटी, वो भी गलत है। Where the supply of goods or services or both are unconditionally exempted from the part of a tax, the registered person doesn't have an option to collect and pay the tax in excess of a effective rate on such supply of goods or service. अब पूरा एग्जाम्प्ट नहीं है, कुछ पार्ट है, तो पार्ट से ऊपर आपको लेना नहीं चाहिए। जरूरत से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना भी क्या है? ऑफेंस है। जिस चीज पे 12% लगता है उस पर 18 लेना भी क्या है? ऑफेंस है। नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत है। हाउ कंडीशनल एग्जाम्पशन इज ऑप्शनल, मतलब सीधा ऑप्शन क्या है? सरकार के फेवर में। सरकार बोलती है कि ये कंडीशन पूरी करो, आपको क्या नहीं लगेगा? जीएसटी। इसमें से नहीं कर पाते तो आपकी मर्जी, भर दो ना टैक्स। ये कंडीशन ही ऐसी बनाई गई है, कोई उसको पूरा ही ना कर सके। However, where the exemption is conditional, that is at the option of the registered person whether to avail it or not. फिर आपको है, आपको लगता है कि इतनी सारे टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करके मैं सरकार से जीएसटी ना भरने के मामले में क्या पालूंगा? छूट पालूंगा। इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन टेक दैट एग्जाम्पशन। और आपको लगता है नको, इससे अच्छा तो क्या है, मैं जीएसटी लू और जीएसटी दू, तो ले लो और दे दो, फिर इसमें आप कोई अपराध नहीं कर रहे। पर सरकार बोली लेना ही नहीं है और फिर भी आप ले रहे हो। ऐसी जबरदस्ती की भलाई करोगे तो सरकार आपकी धुलाई करेगी, सीधी सी बात है। The above provision have been explained by way of a diagram as follow. यही है सब चीजें डायग्राम में लिखी है। गवर्नमेंट में जनरली एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल बाय नोटिफिकेशन। एब्सोल्यूट हो सकता है या कंडीशनल हो सकता है, होली हो सकता है या पार्टी हो सकता है, विथ इफेक्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड डेट, जो डेट से बोलेंगी उस डेट से हो सकता है, कभी भी बोल सकते हैं, ये रिट्रोस्पेक्टिव डेट भी बोल सकते हैं लोग। The government may exempt any goods or any services on which tax is leviable from the payment of tax by special order on a recommendation of GST Council. Circumstances कैसे होंगे? Exceptional. किसके लिए करेगा ऐसा स्पेशल ऑर्डर? In the public interest. Explanation inserted within 1 year for the purpose of clarifying the scope or applicability of a notification order to have the retrospective effect. देखो एक नोटिफिकेशन आ गया था पर उसको उसमें अगर सुधारना है तो ये करना है, पर कितने साल के भीतर करना है? वो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आने के 1 साल से भीतर। उसके बाद सरकार करती है तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकती नहीं है। वो जिस दिन आएगा 1 साल के बाद, उस दिन से आगे वो क्या रहेगा? अप्लीकेबल। फॉर एग्जाम्पल सरकार को बोलना था कि एक्स वाई जेड पे टैक्स नहीं लगेगा, पर उनका मतलब था एक्स पे नहीं लगेगा, वाई जेड पे लोगों ने मान लिया, तो लोग वाई जेड पे भी नहीं दे रहे थे। अब नहीं दे रहे थे तो सरकार को इसको एक्सप्लेनेशन जारी करना है कितने साल के भीतर? 1 साल के भीतर, कि भाई 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 भाई, भाई रुक भाई, सिर्फ एक्स पे नहीं था, वाई पे था और जेड पे भी था, पर 1 साल हो गया और उसके बाद सरकार ने बोला, तो वो जिस दिन बोलेंगे, पहले तो बोल दिया कि एक्स वाई जेड पे नहीं लगेगा, पर उसका मतलब था कि वो उसमें से एक्स पे नहीं लगेगा। हो सकता है ऐसा, केसेस भी आएगी, हम देखेंगे, और ऐसा हुआ भी है। Wherever the government feels that there is a need to clarify the scope or applicability of any notification या order, ये बहुत हुआ जीएसटी में। सरकार कुछ भी लिखे जा रही है, कुछ भी कहे जा रही है, कुछ भी बताए जा रहे हैं, और समझने वाले अपने तरीके से उसका क्या निकाल रहे हैं? अर्थ, मतलब और तर्क निकाल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं, ये वैसा है। और अगर जेन्युइनली सरकार के ऑब्जर्वेशन में आता है तो लिखते भी है लोग, जो है जीएसटी के एक्सपर्ट्स है, वो लोग लिखते भी है सरकार को कि ये जो आपने बात कही है ना, ये अभी पूरी क्लियरिटी इसमें नहीं है। मैंने 4 लोगों से बात की, 4 लोग 4 दिशा में जा रहे थे, सबकी अपनी राय अलग अलग थी, तो सरकार को लगता है ओहो हो, ये तो बड़ा बवंडर हो गया, अब इसको क्या करेंगे, हम सुधारेंगे। सुधारने के लिए और एक क्या लाएंगे? नोटिफिकेशन। कितने साल के भीतर लाएंगे? 1 साल के, और ये बोल देंगे कि पहले दिन से यही मतलब है इसका, जो हम अभी आपको बता रहे हैं 1 साल के बाद। Whether the government feels there is a need to clarify the scope or applicability of any notification or order issued under such section, it can issue such explanation within 1 year. और अगर ऐसा कहते हैं said notification or order, such explanation shall have the effect as if it was there when the first such notification or order was issued. मतलब अगर 1 साल के बाद भी सरकार दे सकता है इसका, क्या दे सकता है? एक्सप्लेनेशन।
पर फिर उसका इफेक्ट वो पहले दिन से रहेगा नहीं। तो कानून कहीं ना कहीं सरकार को अपनी गलती सुधारने के लिए कितने साल का समय दे रही है? 1 साल का। जनता के पास 1 महीने का भी समय नहीं है। क्यों नहीं है, पढ़ेंगे अपन। It is hereby clarified that explanation so inserted for a particular entry in a notification is effective from the inspection of a entry in a notification and not from the date from which the notification inserted the explanation become effective। अब ये कहानी में ट्विस्ट कहां से आया, वो भी एकदम बोल्ड कैपिटल में। अगर आप पूरे के पूरे नोटिफिकेशन पे ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो ही वो रिट्रोस्पेक्टिव क्या होगा, इफेक्टिव होगा। पर एक नोटिफिकेशन में ढेर सारी एंट्री है 1 से लेके तो 95 तक, और उसमें के ही किसी एक पर्टिकुलर एंट्री पे आप क्या दे रहे हो, एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हो। तो it is hereby clarified that explanation so inserted for a particular entry in a notification is effective from the inception of an entry in the notification and not from the date from which that notification that inserted said explanation become effective। क्या हुई ये बात, कहां हो लिखा है ऐसा? It is hereby clarified that, कॉमा लगा लगा के पढ़ो। The explanation so inserted, कॉमा लगा लगा के पढ़ो, for a particular entry in the notification। नोटिफिकेशन की किसी पर्टिकुलर एंट्री के लिए अगर आपने क्या इशू किया है, क्लैरिफिकेशन या नोटिफिकेशन इशू किया है, is effective from the inception of a entry in the notification and not from the date from which the notification that inserted the explanation become क्या, effective। मतलब रिट्रोस्पेक्टिव ही दिया है ना, तो एक एंट्री के लिए वो या पूरे नोटिफिकेशन के लिए हो, कोई भी आपने एक्सप्लेनेशन दिया है तो वो कब से होगा, रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिनल नोटिफिकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल नोटिफिकेशन। ये लैंग्वेज है लॉ की। देखो क्या है, प्रिंसिपल नोटिफिकेशन आया था 11/2017 नंबर का, ये मेन नोटिफिकेशन था। इस मेन नोटिफिकेशन को क्या वर्ड यूज किया है, प्रिंसिपल नोटिफिकेशन, dated 28/6/2017, come into force with effect from 1/7/17। तो ये एक नोटिफिकेशन निकाला था 28/6 को, जो इफेक्टिव होने वाला था 1/7 को। देयर आफ्टर एक न्यू एंट्री नंबर 3VI was inserted well effective from 21/9/2017। ये एंट्री बाद में डाली गई, मतलब एक्सप्लेनेशन दिया गया इसी ओरिजिनल प्रिंसिपल नोटिफिकेशन में। Subsequently an explanation also inserted with respect to entry number 3VI by issue of a notification number 26/7/18, that is within 1 year of insertion of entry 3VI या 36। Although the effective date mentioned in the notification which inserted said explanation was say 27/7/2017, said explanation will effective from the inception of entry 36 in notification 21/9/70 and not 27/7/2018। ऐसा भी एक सर्कुलर आया है, मतलब नोटिफिकेशन में भी अगर क्या हो, कंफ्यूजन हो, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए क्या आते हैं इनके, सर्कुलर। तो ये क्या लिखा है, ये पूरा दास्तान समझ में आया क्या? आगे, सिमिलर प्रोविजन ग्रांटिंग पावर टू एग्जम्प्ट IGST हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6। ये तो अपन पहले ही पढ़ा था। तो सेक्शन 11 उसका सब सेक्शन 1, 2 और 3 पावर देता है CGST एक्ट में, और सेक्शन 6 पावर देता है कौन से एक्ट में, IGST एक्ट में। फिर भी ऊपर जो लिखा है उसको लेके कंफ्यूजन है शीतल कुछ? गुड्स एग्जाम फ्रॉम टैक्स बड़ा इजी टॉपिक है, सीधा सीधा है कि कौन से गुड्स को टैक्स से क्या किया गया है, एग्जाम किया गया। अ लिस्ट ऑफ आइटम हैज बीन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 11(1)। ऐसी 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 लिस्ट गुड्स की बनाने का पावर कौन सा सेक्शन देता है, 11(1) देता है, कि इस पे ये लिस्ट हमने दे दी है, अब इस पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी। और ये लिस्ट आई है ऐसी CGST एक्ट में भी और सेक्शन 6(1) के अंदर IGST एक्ट में। दिस आइटम हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम द होल ऑफ अ tax under GST। everyday item used by the common man have included in this list of exemption item। Items such as unbranded atta maida besan, unpacked food grains, milk, cake, curd, lassi,
फ्रेश वेजिटेबल्स आर अमॉन्ग दीज आइटम्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी। तो इतनी सारी लिस्ट देना तो पॉसिबल नहीं है और गुड्स आपको पूछे भी नहीं जाएंगे। तो भाई लाइव फिश मतलब जिंदा मछली, तो इसका मतलब मरी हुई मछली पे लगेगा क्या, लगता है अगर वो ब्रांडेड है और पैक करके बेच रहे हैं। अब जिंदा मछली कौन बेचते हैं, समुद्र किनारे और नदी किनारे बैठे हुए लोग, खाइए कभी तुम लोगों ने मांसाहारी कहीं। फ्रेश मिल्क, अब अगर मिल्क फ्रेश नहीं होता तो कैसा होता है, बासी दूध होता है क्या, क्या हो अगर कोई बासी दूध बेचे तो। पोटेटोस, आलू, आलू आलू एग्जम्प्ट है, आलू के चिप्स बन गए तो क्या लगता है उस पर, जीएसटी। ग्रेप्स, ग्रेप्स एग्जम्प्ट है, ग्रेप्स की वाइन बन गई तो फिर भी एग्जम्प्ट है, क्यों, क्योंकि उस पर क्या नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता। इंडियन नेशनल फ्लैग, वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये तो भाई हमारे झंडे पे ही अगर सरकार क्या लगा दे, जीएसटी, तो देश का अपमान नहीं होगा क्या। तो इंडियन नेशनल फ्लैग कैसे बन सकता है, कपड़े में बन सकता है, प्लास्टिक में बन सकता है, अगर किसी ने गोल्ड का बना के बेच दिया तो, सोने का फ्लैग बना दिया, नाम दे दिया क्या, इंडियन नेशनल फ्लैग। हाँ, कलर कर सकते हैं ना, गोल्ड ज्वेलरी में कलर्स आते हैं ना, होता होगा, मैंने बना दिया, ले मैंने, क्या पता, पर वैसा नहीं है। यहाँ पे अपन मानेंगे कि कपड़ों का या प्लास्टिक का झंडा अगर बनाते हो आप तो उस पर क्या नहीं लगेगा, जीएसटी। प्लास्टिक बैंगल्स, इसका मतलब कांच के कंगनों पे लगेगा क्या प्लास्टिक बैंगल्स, ठीक है, बड़ी अजीबोगरीब लिस्ट है, बट फिर भी वो गुड्स कौन से है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे नेचर के है इतना जानना जरूरी है, जीवनावश्यक वस्तु है। फिर आप बोलोगे 1.5 GB डेटा पर जेबी तो क्या है, जीवनावश्यक है, नहीं है, सरकार की नजर में नहीं है। अब लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम क्या, टैक्स, नोटिफिकेशन नंबर 1217, ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्या है, एक नोटिफिकेशन है। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड हैज एग्जम्प्टेड, ये इन्होंने भी लिखा है, स्टूडेंट में गो थ्रू द कंप्लीट लिस्ट ऑफ गुड्स एग्जम्प्टेड ऑन सीबीआईसी क्या वेबसाइट, नहीं तो ये दो मटेरियल अलग ही बनानी पड़ती है उसकी। एग्जाम्शन फ्रॉम आईजीएसटी भी आप पढ़ सकते हो, आपको इंस्टीट्यूट ने बोला है जाओ उधर किसके वेबसाइट पे, सीबीआईसी की वेबसाइट पे, और उसकी पूरी की पूरी क्या चेक करो, लिस्ट। अब बात करते हैं सर्विसेज पे, काफी सारी सर्विसेज हैज बीन एग्जम्प्टेड, द वेरियस सर्विसेज होनली एग्जाम फ्रॉम सीजीएसटी, ईच ऑफ द एंट्री इन ऑफ द एग्जाम्शन नोटिफिकेशन हैव बीन डिस्कस बिलो। अब इन्होंने सर्विस में बहुत सारा डिस्कस कर दिया, तो सर्विस में पढ़ना चाहिए। अब गुड्स की लिस्ट बड़ी हो सकती है पर सर्विसेज की कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। अब देखो क्या है, सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर, कितने पेज का है ये, ऐसे देख रहे हो एकदम जैसे कि अभी मर जाओगे, 10-15 मिनट और पढ़ा लिया तो। सर्विसेज, सॉरी मैं भी, हाँ, पहले है सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड क्या, रिलीजियस एक्ट, ये तो इतनी अत्यावश्यक सेवा है ना, रिलीजियस और चैरिटेबल एक्टिविटी की, इसके बिना भारत देश चल ही नहीं सकता। भारत तो चल जाएगा पर भारत को चलाने वाले बाबा लोग नहीं चल पाएंगे शायद, जो ये सारी एक्टिविटी ही इनका क्या है, मेन बिजनेस है। तो ये तो हर सरकारें करती है क्या, बहुत मुश्किल है किस पे लगाना टैक्स, चैरिटेबल एक्टिविटी पे और रिलीजियस। सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर अंडर सेक्शन 12AA, आपको पता है क्या आप अगर एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो, बराबर है ना, आप लोगों से डोनेशन लेते हो, एंट्री क्या पास करते हो, डोनेशन की, बैंक या कैश को डेबिट और डोनेशन इनकम को क्रेडिट, है तो आपकी इनकम। अगर ये आपकी इनकम है तो इस पे टैक्स क्यों ना लगे भाई, आप मुझे डोनेशन दो ना, दे दो कि चलो सर यूट्यूब पे बहुत फ्री लेक्चर देख लिया आपके, फीस तो नहीं पर आपको 1 लाख रुपए का क्या दे देता हूं, डोनेशन। देख के देखो, मैं तो मेरे बुक में, मेरे बैंक में पैसा आएगा तो बुक में तो एंट्री पास करनी पड़ेगी, बैंक को डेबिट और डोनेशन इनकम को क्रेडिट। तो भाई जब मैं मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न भरूंगा तो उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना, क्योंकि मेरी रिसिप्ट तो मेरे हैंड में, मेरी इनकम है तो टैक्सेबल है। तो आप ऐसा ही डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को देते हो या किसी रिलीजियस एक्टिविटी करने वाले मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में देते हो, वहां तो करोड़ों आते हैं, गुप्त दान भी करोड़ों में आता है, नाम लिखा हुआ दान भी करोड़ों में आता है, तो क्या उनकी इनकम नहीं है क्या,
फिर वो लोग टैक्स भरते क्या उस पर, इनकम टैक्स? नहीं, वो लोग जाते इनकम टैक्स के कमिश्नर के पास। वो लोग उन्हें बोलते हैं कि हमें एक सर्टिफिकेट दीजिए कि हम रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ताकि हम इनकम तो कमाए बाय वे ऑफ क्या, डोनेशंस, पर उस पे क्या ना लगे, हमें टैक्स ना लगे। ऐसे किसके पास है? शिरडी के साईं बाबा के मंदिर के पास 12AA का क्या है, रजिस्ट्रेशन। वैष्णो देवी के मंदिर में 12AA का क्या है, रजिस्ट्रेशन। तिरुपति बालाजी के मंदिर के पास क्या है, 12AA का रजिस्ट्रेशन। और भी बहुत सारे रिलीजियस एक्टिविटी चलाने वाले बाबा, गुरु, साधु, संतों के पास क्या है ऐसा सर्टिफिकेट। तो बस उनके पास डोनेशन आ सकता है और उस पर टैक्स नहीं लग सकता। अब डोनेशन लेके बदले में ये क्या देते हैं? समाज सेवा करते हैं ना। आपको क्या लगता है क्या करते हैं ये सब लोग? समाज की सेवा करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, अपना हॉस्पिटल चलाते हैं जहां पे गरीबों का मुफ्त में क्या होता है, इलाज होता है। बाद में स्कूल्स चलाते हैं जहां पे बच्चों का मुफ्त में शिक्षण होता है। बाद में लेडीज लोगों को काम करना सिखाते हैं ताकि वो स्वयं रोजगार निर्माण कर सके। गरजू लोगों को मदद की जाती है, गरीबों को कंबल बांटे जाते हैं, रोज भंडारा चलता है, खाना पीना बंटता है, अनाज बंटता है। ये सब कौन सी एक्टिविटीज है? सारी चैरिटेबल एक्टिविटी है, समाज सेवा है। लॉकडाउन में अचानक से लॉकडाउन आ गया, कितने मजदूरों को वापस अपने घर पे जाने के लिए क्या नहीं थी, गाड़ी घोड़ों की सुविधा नहीं थी। इन लोगों ने गाड़ियां भेजी, कपड़े भेजे, खाने को अनाज भेजा। ये सब कौन सी एक्टिविटी है? चैरिटेबल एक्टिविटी। तो ये लोग पैसा कमाते हैं पर उसका उपयोग किसी के वैयक्तिक भलाई के लिए किया जाता नहीं है, समाज की सेवा के लिए किया जाता है। तो ट्रस्ट जो है ना, रिलीजियस एक्टिविटी या चैरिटेबल एक्टिविटी चलाने वाला क्या कोई एंटिटी, वो तो समाज सेवी संस्था है, तो वो सब सेवाएं दे रहा है। हो सकता है वो सेवाओं के बदले में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन भी ले रहा हो। मतलब हमारे हॉस्पिटल में आओ, 5 रुपए भरो, 5 रुपए तो कंसिडरेशन है, बदले में आपके आंखों का ऑपरेशन कर देंगे, मोतिया बिंदु का। हो सकता है भाई यहाँ पे बस 10 रुपए भरो तो आपको बढ़िया सा इडली डोसा पेट भर के खाना मिलेगा, है तो 10 रुपए। पर सब कुछ किसमें कंसिडर होता है? चैरिटेबल। तो जो भी आ रहे हैं उनके पास, चाहे डोनेशन आए, चाहे कोई भी सर्विसेज से पैसा आए। अब सबसे बड़ी सर्विसेज देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप दान दो, ये आपको क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे। उस पे भी क्या नहीं लगेगा? जीएसटी नहीं लगेगा। अब कुछ स्पेशल सर्विसेज भी होती है। सपोज एक बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी है, 1001 रुपए की पावती फाड़ लो, आपको छोटी लाइन में लगना पड़ेगा। उससे 2001 रुपए की पावती फाड़ लो, उससे भी छोटी लाइन। 5001 की पावती फाड़ लो, बिल्कुल 5-6 लोगों की लाइन। 10,001 रुपए की पावती दे तो डायरेक्ट एंट्री भगवान के दरबार में, सीधा अंदर। सेवाएं दे रहा है। कौन सेवाएं दे रहा है? ये ऐसे ट्रस्ट जिनके पास किसका रजिस्ट्रेशन है, 12, और बदले में क्या ले रहा है? कंसिडरेशन। तो बस सेवा के ही पैसे लेगा, क्या नहीं लेगा? जीएसटी। और किसको नहीं देगा? गवर्नमेंट को, है ना। कौन एग्जाम्प्ट है फिर? जिसके पास 12AA का क्या है, सर्टिफिकेट। तो आप इनकम टैक्स पढ़ो बवर बोराना सर से, वो बताएंगे आपको। विजय साडा सर से पढ़ो, वो बताएंगे आपको कि 12AA का रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाता है। आप विजी सर से पढ़ो, वो बताएंगे आपको। कितने कोई भी बड़े फैकल्टी से पढ़ लो इंडिया की, दे विल टेल यू। बाद में एक और एंट्री है 13 नंबर की, सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ अ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस क्या, सेरेमनी। हमारे देश में रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करने के बदले में अपन पंडित को क्या देते हैं? दक्षिणा। तो पंडित जी सिर्फ क्या लेंगे? दक्षिणा। आपसे दक्षिणा के साथ क्या नहीं लेंगे? जीएसटी। और किसको नहीं देंगे? और अगर आपने बोला कि पंडित जी इनवॉइस इशू करो, हमको हमको इनपुट टैक्स क्या लेना है? क्रेडिट। तो वो इनवॉइस इशू नहीं करेगा, आपको दिखाएगा ये नोटिफिकेशन और बोलेगा कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस एक्टिविटी। रेंटिंग ऑफ अ पर्सिंगटन ऑफ रिलीजियस प्लेस मीन फॉर अ जनरल पब्लिक। आप देखो बहुत सारे मंदिरों के, धर्मशालाओं के बड़े बड़े हॉल होते हैं जहां पे वो लोग कोई प्रोग्राम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए या शादियां करने के लिए उसको क्या देते हैं? रेंट पे देते हैं कि नहीं देते? रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्लेस मीन फॉर अ जनरल पब्लिक ओन्ड और मैनेज बाय द एंटिटी रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट अंडर सेक्शन क्या, 12AA। भाई कोई भी आपने मन से उठ के ये बोल दे कि मैं रिलीजियस या चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा हूं और अपनी सारी इनकम को जीएसटी में से क्या करवा ले, एग्जाम, ऐसा चलेगा
नहीं, उसी को एग्जाम्प्ट है जिसके पास क्या है, इनकम टैक्स कमिश्नर का इशू किया हुआ सर्टिफिकेट। कौन से सेक्शन के अंडर सर्टिफिकेट इशू करेगा, 12AA। तो ये सर्टिफिकेट इतने आसानी से मिलेगा क्या, नहीं। कभी पापड़ बेल के देखो, जाओ कमिश्नर के पास अप्लाई करो, किसके लिए, 12AA के लिए। कमिश्नर कितना रिलीजियस है और कितना चैरिटेबल है, ये आपको उस समय पता चलेगा। Of a Income Tax Act 1961 or a trust or an institution registered under section 1023CV of a Income Tax Act, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो ट्रस्ट का सेक्शन 12 में भी, और आप अपने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो सेक्शन 10। अब इनकम टैक्स का सेक्शन 10 तो पहले एग्जम्पशन से भरा हुआ है। अरे इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 10 ही किससे भरा हुआ है, एग्जम्पशन से भरा हुआ है। उसी में आपके ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो मतलब बाद में आपको वापस कमिश्नर के पास जाके 12AA में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका शुरुआत ही किससे हुई थी, सेक्शन 10 से। पैदा ही आप एग्जाम्प्ट हुए थे, आलिया भट्ट पैदा ही क्यूट हुई थी ना वैसे ये रिलीजियस ट्रस्ट पैदा ही कैसे होते, एग्जाम्प्ट होते। और एनी बॉडी और इंडिविजुअल अथॉरिटी कवर्ड अंडर द सेक्शन 1023BBA ऑफ अ सेड इनकम टैक्स एक्ट। तो ये जो दो एक्ट है, इसमें कोई भी बॉडी या अथॉरिटी को रजिस्ट्रेशन मिलता है, तो ये सब रजिस्ट्रेशन आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी से लेने पड़ते हैं। एक बार आपके पास ऐसे रजिस्ट्रेशन आ जाए तो फिर बल्ले बल्ले, आपको बस अपनी क्या देनी है, सेवाएं देनी है। सेवाओं के बदले कंसिडरेशन भी लेना है, पर उसके साथ जीएसटी नहीं लेना है, और सरकार को तो बिल्कुल भी नहीं देना है। However, nothing contained in entry B of this exemption shall apply to renting of room where charges are क्या, 1000। अब लग्जरी सर्विसेज दे रहे हो आप, अब चैरिटी और रिलीजियस ट्रस्ट के नाम पे जहां आलीशान कमरे भाड़े से दे रहे हो, वहां पे एक एक कमरे का रेंट कितने से ज्यादा है, 1000 से। भक्त निवास होते हैं मालूम है। अब ठीक है भाई, एक दिन का 200-300 रुपए ले रहे हो तो बात समझ में आती है, पर 1000 रुपए से ज्यादा है तो फिर क्या लगेगा उस पर, जीएसटी। आप जाओ ना शिरडी में जाओ, आपको लग्जरियस रूम भी मिलेंगे, सस्ते भी मिलेंगे और महंगे, पर अगर उसमें 1000 रुपए से ज्यादा है कोई कमरा, तो फिर आपको उस पर क्या देना है, जीएसटी, और उनको भी आपसे क्या लेना है, जीएसटी। रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम और ओपन एरिया एंड लाइक वेयर चार्जेस आर क्या, 10,000 पर डे। अब आप दो ना, आपका खाली मैदान शादी ब्याह के फंक्शन के लिए दो चलेगा, पर अगर उसका रेंट आप कितने से ज्यादा ले रहे हो, 10, तो क्या ये आपको याद रखना चाहिए क्या, तो आंसर इज यस। क्या इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं क्या, तो आंसर इज यस। रेंटिंग ऑफ शॉप और अदर स्पेसेस फॉर अ बिजनेस वेयर द चार्जेस आर 1000 10,000 और मोर पर मंथ, तो क्या कोई पूछेगा कि सर ये याद रखने क्या 1000 1000 और 10,000 और 10,000, तो हाँ भाई इस पे क्वेश्चन बनता है। Services by a specified organization in respect of a religious pilgrimage facilitated by the government of India under bilateral agreement। अब कुछ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रिलीजियस पिलग्रिमेजेस को फैसिलिटेट करते हैं। मतलब अपन जब बोलते हैं ना, जैसे उधर जाते हैं कहाँ, मानसरोवर यात्रा पे जाते हैं, तो कई सारे लोग, वो रास्ता बड़ा कठिन है, वहां पे कंडीशंस काफी क्या है, टफ है, पर फिर भी वहां किसी ने रेस्टोरेंट लगाया, दूध दे रहा है, फल दे रहा है, काफी लोग भूखे पेट भी जाते हैं, वो भी तो सप्लाई कर रहा है, चिप्स बेच रहा है। ऐसे स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट क्या दे सकती है, उनके द्वारा दी गए वाले सेवाओं को क्या किया गया है, एग्जम्प्ट किया गया है, तो वो लोग देते हैं सेवाएं, और बदले में चार्ज भी लेते हैं, पैसा भी लेते हैं और कंसिडरेशन भी लेते हैं। जैसे कि वो मंदिर के ऊपर वो पालकी में बैठा के लेके जाते हैं, तो पर सबको नहीं, कि मैं अभी इसको इसको देख लेना। अब ये पढ़ के किसी को क्या लगेगा कि मैं अगर किसी रिलीजियस पिलग्रिमेज को क्या कर रहा हूं, सहायता कर रहा हूं, और उससे क्या ले रहा हूं, चार्जेस ले रहा हूं, और फिर वो चार्जेस मेरा टैक्सेबल टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से क्या है, ऊपर, तो कोई ये ना मान ले कि मुझे रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना और मुझे जीएसटी भी लेना नहीं और सरकार को देना। भाई ये इसमें बड़ा स्पेसिफाइड है, ये क्या हो सकते हैं, ये सब एग्जम्पशन किसको मिला है, किस किस द्वारा सेवाएं देने वालों को मिला है, स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को मिला। अब ये स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कौन है, इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अगर उनको क्वेश्चन पूछना है तो बोल देंगे कि दे हैव रिसीव्ड अंडर एंट्री नंबर 60, एग्जाम्शन अंडर एंट्री नंबर क्या, 60। ये एग्जाम में आपको गिवन रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल वो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद में आए हुए ढेर सारे सर्कुलर को क्या रखना है, याद रखना है। इतनी मेमोरी बेस्ड एग्जाम होती नहीं है।
बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द बायलैटरल क्या एग्रीमेंट। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कभी कभी रिलीजियस पिलग्रिम्स को क्या करती है, फैसिलेट करती है, तो उनको एग्जाम्पशन है। सर्विसेज बाय ऑफर ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू क्या, आर्ट या कल्चर। स्पोर्ट बाय चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब ये आर्ट और कल्चर क्या है, हमारा जो भारतीय संस्कृति है, अगर इससे जुड़ी हुई ट्रेनिंग या कोचिंग देते हो, और आप कौन होने चाहिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। जैसे योगा क्लास, योगा किससे जुड़ा हुआ है, कल्चर के। अब इसकी कैंपेन लगी है बहुत बड़ी, यमुना के किनारे, फीस है 5000 पर पर्सन, पर दे कौन रहा है, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जिसके पास किसका रजिस्ट्रेशन है, 12AA का। पर यहां पे एक ट्विस्ट है, पर यहां पे वो नहीं चलेंगे कौन से, सेक्शन 10 वाले। यहां पे क्या नहीं चलेंगे, सेक्शन 10 वाले नहीं चलेंगे, यहां पे कौन से चलेंगे, सिर्फ 12AA वाले। अब सब दिया भी गया है यहां पे डिटेल में, इसको पढ़ेंगे अपन आगे। चलो भाई बाय।